हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। लास्ट क्लास में हमने गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया। आपको पता है हम एनसीईआरटी सीरीज मैंने स्टार्ट किया है जिसमें चैप्टर वाइज हम लोग स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 1 और 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 3 में आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके साथ स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का एक पार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, आज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज ओजेनेसिस। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमीट्स का फॉर्मेशन, ठीक है। लास्ट क्लास में आपको इसको अलग अलग करके बताया था। दैट इज गैमेटोजेनेसिस का मतलब, अगर हम इतना पार्ट देखें, इसका मतलब होता है गैमीट, ठीक है। अब गैमीट चाहे मेल, अगर वो मेल गैमीट होगा तो हम उसको कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर वो फीमेल गैमेट होती है तो उसको हम कहते हैं ओजेनेसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओजेनेसिस। तो गैमीट्स का फॉर्मेशन होना, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, ठीक है, फॉर्मेशन। अभी जो गैमेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस तो कंप्लीट हो गया। ओजेनेसिस के बारे में देखिए कि ओजेनेसिस में साइट ऑफ अकरेंस कहाँ होता है एक्चुअली में। ये ओजेनेसिस आपको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस में कहाँ होता था, वो आपका टेस्टिस में होता था। स्पर्म्स जो है वो आपके टेस्टिस में बनते थे। यहाँ पे साइट ऑफ अकरेंस क्या है? इट टेक्स प्लेस, ओजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द ओवरीज। कहाँ पे होता है? ओवरीज में ये ओजेनेसिस का प्रोसेस होता है। और जैसे कि स्पर्म फॉर्मेशन प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, एग फॉर्मेशन जो है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट नहीं होता। एग फॉर्मेशन बिगिंस बिफोर बर्थ बट इट इज कंप्लीटेड ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या सिंप्लीफाई करूं, ओनली आफ्टर कमिंग स्पर्म्स। तो जब स्पर्म्स आएंगे, फर्टिलाइज करेंगे, उसके बाद ही ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। और हमारे इस ओजेनेसिस प्रोसेस में बहुत सारे रिग्रेशन, मतलब बहुत आपको रेस्टिंग पीरियड भी मिलेंगे। बहुत मतलब 2 ही मिलेंगे रेस्टिंग पीरियड, ठीक है। तो चलिए, ये आपको बात समझ में आ गई कि हमारे यहाँ यानी कि ओजेनेसिस जो है वो कब स्टार्ट होता है? ये बर्थ से पहले, कह सकते हैं आप बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ यानी कि बिफोर बर्थ का मतलब क्या होता है? जब फीटल लाइफ चल रही होती है, जब बेबी मॉम के अंदर होती है, तब ही जो है ये फीटल लाइफ के दौरान ही ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। और ओजेनेसिस स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे बीच में एक चाइल्डहुड फेज आता है जिसमें कुछ नहीं होता। चाइल्डहुड फेज के बाद जब प्यूबर्टी स्टेज आता है, ठीक है, कौन सा स्टेज है? प्यूबर्टी स्टेज। प्यूबर्टी स्टेज पे धीरे धीरे ये जो एग्स हैं वो मैच्योर होने लगते हैं, ठीक है। और वो स्पर्म का वेट करने लगते हैं। मैच्योर होना यानी कि उसमें जो है मियोसिस वो कंप्लीट होती है। एंड मैच्योरेशन के बाद वो जो एग है वो वेट करेगा स्पर्म का। अगर स्पर्म आता है तो ओजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होगी। अगर स्पर्म नहीं आता है तो ओजेनेसिस प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगी। इट विल वेट, ठीक है। तो ये आपको प्रोसेस जो समझ में आया कि कहाँ पे इसका अकरेंस है और किस स्टेज, कितने स्टेजेस है इसमें। अब प्रोसेस देखिए, जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था वहां पे 3 फेजेस थे। सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज वो फेज होता है जिस टाइम पे आपका जैसे स्पर्मेटोगोनिया या फिर जो ओगोनिया है वो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, इस तरीके से सेल्स बस डिवाइड होते हैं। और यहाँ पे कौन सा डिवीजन चल रहा है? यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन चलेगा, ठीक है। ग्रोथ फेज में पहला मियोसिस यानी कि मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, यानी कि मियोसिस 1 जो है वो स्टार्ट होगा। यानी कि यहाँ पे आपके प्राइमरी oocyte या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अगर हम ओजेनेसिस की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी oocyte, ठीक है। इसका फॉर्मेशन होता है ग्रोथ फेज में। मैचुरेशन फेज में दोनों मियोसिस होते हैं, स्पर्म आता है, फर्टिलाइज करता है, ओजेनेसिस कंप्लीट होती है, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी प्रोसेस तक की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हमने ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ठीक है। तो ये पूरा यानी कि ओजेनेसिस को पढ़ने के लिए आपको समझना होगा पहले फॉलिकुलोजेनेसिस, ठीक है। फॉलिकल्स कैसे बनते हैं? तो ओवरी के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ये आपका प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है। ये आपका क्या है? दिस वन इज द प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल जो है वो आपका जर्मिनल एपिथेलियम से ही बनता है। यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा? सेल्स डिवाइड होने लगेगी और यहाँ पे इस तरीके से इकट्ठा होने लगेगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एग नेस्ट,
क्या कहते हैं, एग नेस्ट। अब इसी एग नेस्ट में से कोई एक जो है वो डिवाइड होता रहेगा और वो क्या बनाएगा, फॉलिकल। क्या बनाएगा, फॉलिकल। और ये जो फॉलिकल्स होते हैं ना, धीरे धीरे इन फॉलिकल्स के अंदर एक्चुअली ओवा होता है। ये फॉलिकल जो है वो ओवम नहीं बनते, इनके अंदर ओवा होता है जिसको प्रोटेक्ट करते हैं ये लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आपका प्राइमरी फॉलिकल से बना सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में भी आपको देखिए यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि फ्यूचर में बनेगा ओवम। बाहर की तरफ ये जो पूरा स्ट्रक्चर ये क्या है, ये इसके फॉलिकल्स है, ठीक है। धीरे धीरे फॉलिकल्स और मैच्योर होंगे। इसमें ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है, दिस इज द एंट्रम, ठीक है, ये इसका एंट्रम है, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके अंदर भी इस तरीके से जो है आपका ओवम जो है वो और मैच्योर हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका सेकेंडरी फॉलिकल, इस टाइम पे इस ओवम को हम कहते हैं प्राइमरी oocyte, ठीक है। लेकिन सेकेंड टर्शरी वाला जो होता है, इसमें आपका ये लगभग मैच्योर हो जाता है और जो टर्शरी फॉलिकल है इज इक्वल्स टू ग्राफियन फॉलिकल, बस इसमें एक और लेयर बन जाती है, आगे समझेंगे इसको। तो इस वाले oocyte को हम कहने लगते हैं सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है, इसमें भी सेकेंडरी oocyte ही रहती है और ओव्यूलेशन के टाइम पे सिर्फ ये सेकेंडरी oocyte ही निकल के जाती है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये सेल्स जो है वो रप्चर कर जाएंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो सेल्स हैं वो रप्चर कर जाएंगी और यहाँ पे ये जो सेकेंडरी oocyte है वो सिर्फ निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte है, क्या है, सेकेंडरी oocyte। तो इस प्रोसेस को, जिसमें सेकेंडरी oocyte इन फॉलिकल्स के सेल को छोड़ के बाहर आ गई है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन। और ये ओव्यूलेशन हमेशा 14th डे पे होता है। 28 डेज का हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है, ठीक है, उसके अंतराल में होता है और 1 से लगभग 3 से 4 दिन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। उस वक्त 14th डे ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी oogenesis के बाद, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा आपको ओवरी स्ट्रक्चर, जिसमें फॉलिकल्स भी हैं, जिसमें oocyte भी हैं, तो हम पहले समझ लेते हैं फॉलिकुलर जेनेसिस, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है फॉलिकुलर जेनेसिस में, जो फॉलिकल्स बने हुए हैं, ये स्टेजेस बाय स्टेजेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कई स्टेजेस में आपका फॉलिकुलर जेनेसिस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पहला देखते हैं, तो ये क्या है, दिस वन इज द प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल। अब देखिए प्राइमरी फॉलिकल में क्या है, यहाँ पे जो अंदर आपको दिख रहा है, आपको पता ना कि जो मैंने पीछे बताया कि यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल में कैसा है, प्राइमरी oocyte। देखिए सेकेंडरी फॉलिकल में भी मैंने बताया है कि प्राइमरी oocyte है। उसी तरीके से आपके प्राइमरी फॉलिकल में ये जो आपको अंदर ये जो स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज द प्राइमरी oocyte। क्या है, प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte के बगल में ये जो आपको सेल्स दिख रही हैं, जैसी दिख रही हैं ऐसे ही होती हैं, इनको हम कहते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है। क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल्स। और ये ग्रेन्युलोसा सेल्स बेसिकली इसको न्यूट्रिशन या इसको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, ठीक। प्राइमरी फॉलिकल के बाद बनता है सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बन रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल में भी देखिए यहाँ पे भी आपका जो है प्राइमरी oocyte है और प्राइमरी oocyte के बाहर जो आपको येलो कलर की सेल्स दिख रही हैं, ये आपकी ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ठीक है। और ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर ये जो आपको बड़ी बड़ी लेयर दिखी है, ये है थेका की सेल, ठीक है। ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर एक और कवरिंग आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं थेका सेल्स, ठीक है, थेका सेल्स। अब जैसे ही ये सेकेंडरी फॉलिकल थोड़ी सी और मैच्योर होके बनती है टर्शरी फॉलिकल। कौन सी फॉलिकल बन रही है, टर्शरी फॉलिकल। देखिए इसमें धीरे धीरे जो फॉलिकल्स है वो मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। जब धीरे धीरे फॉलिकल्स मैच्योर होंगे तो क्या होगा कि ये जो आपकी अब यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल में जो oocyte होगा वो बन जाएगा। oocyte भी देखिए मैच्योर हो रहा है, तो oocyte मैच्योर होके क्या बन जाएगा, प्राइमरी oocyte मैच्योर होके बन गया सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte में ये जो आपके येलो कलर की सेल्स दिख रही हैं, ये है ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, जैसे अभी हमने पहले बताया। अब ग्रेनुलोसा सेल्स को साइड करते करते ना थोड़ा सा खाली स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कैविटी और एक्चुअली में इसका नाम होता है एंट्रम। क्या नाम होता है, एंट्रम, ठीक है। और इस एंट्रम के अंदर, इस एंट्रम में होता है लिकर फॉलिकुलाई, ठीक है। इस एंट्रम में ऑब्वियसली एक खाली जगह है तो इसमें थोड़ा सा लिक्विड तो होगा ही, तो इस लिक्विड का नाम होता है लिकर फॉलिकुलाई,
ठीक है। अब ये जो एंट्रम है इसके बाहर देखिए जो थेका सेल्स हैं वो थेका सेल्स डिवाइड होके 2 सेल्स बना लेती हैं, ठीक है। थेका सेल्स डिवाइड होके 2 सेल बनाएगी, तो जो सबसे बाहर की आपको सेल्स दिख रही है एक्सटर्ना, और जो अंदर की सेल दिख रही है उसको हम कहेंगे इंटरना, ठीक है। तो जो थेका की जो इंटरना वाली जो सेल्स होती हैं वो होती हैं सेलुलर, और जो थेका की बाहर वाली एक्सटर्ना सेल्स होती हैं वो होती हैं फाइब्रस, ठीक है। तो ये क्या है, ये है थेका इंटरना, और जो इंटरना अभी बताया जैसे वो सेलुलर होती है, और जो थेका की एक्सटर्ना वाली लेयर है थेका एक्सटर्ना वाली लेयर जो होती है वो फाइब्रस होती है। कैसी होती है, फाइब्रस। अब देखिए ये जितने भी इसमें लेयर बाय लेयर बनते जा रहे हैं बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये oocyte को मैच्योर होने दे रहे हैं और साथ साथ उसका प्रोटेक्शन भी करते जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो वो बहुत जेंटल है, अभी तो किसी तरीके से वो टूट भी सकती है, तो इसलिए इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब क्या होगा, ये जो सेकेंडरी oocyte है अब इसको धीरे धीरे मैच्योर हो गया लगभग, अब इसको रिलीज होना है। तो जो सेकेंडरी oocyte है अपने अराउंड एक लेयर बना देगा, oocyte के द्वारा ही ये लेयर बनता है। ये जो आपको रेड कलर की लेयर दिख रही है ना, इस लेयर को हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। जोना पेल्यूसिडा बनाई गई होती है सेकेंडरी oocyte के द्वारा ही, ठीक, सेकेंडरी oocyte ही बनाएगी। अब देखो वही सेल्स का नाम फिर से, ये आपके ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ये आपके एंट्रम है, एंट्रम के बाहर आपको ग्रेनुलोसा सेल्स दोबारा दिखेंगे, उसके बाद आपका थेका इंटरना एंड देन थेका एक्सटर्ना। अब इस तरीके का ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, फॉलिकल दिख रहा है, इसको हम नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या नाम देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ना, ये मैच्योर होता है, फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल है, ठीक है। अब क्या होगा, यही फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल जो है, जो आपने ओवरी स्ट्रक्चर देखा ना पीछे, इस तरीके से हमारी ओवरी होती है, तो इस ओवरी को बीच से यहां से रप्चर कर देता है, और ये जो आपका सिर्फ सेकेंडरी oocyte विद दिस जोना पेल्यूसिडा ये बाहर रिलीज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन, ठीक है। अब देखिए ओव्यूलेशन के टाइम पे यहाँ पे एग्जैक्ट ओवम रिलीज नहीं हो रहा है, तो ओवम तो आपका ओजेनेसिस के बाद बनेगा ना, तो यहाँ पे ओवम रिलीज नहीं हो रहा है। यहाँ पे ओव्यूलेशन के टाइम पे देयर इज अ रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte ओनली, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte जो है ना वो बाद में जाके मेच्योर होगा। अब देखो मेच्योर कहाँ होगा, अब आपको पता है कि यहाँ पे आपका इस तरीके से यूटेरस है, ठीक, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपकी ओवरी होती है, ठीक। एक बहुत ही रफ डायग्राम बना रही हूँ। ये जो ओवरी है, ठीक है, इस ओवरी में से ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुई। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर, इस डायग्राम, इस पाथवे के थ्रू समझिए, ये जो ओवरी है यानी कि सेकेंडरी oocyte वो रिलीज हो गई, कहाँ चला गया, फिम्बरी के थ्रू चला गया ये इनफंडिबुलम में। अब इनफंडिबुलम में आपको पता है सिलिएटेड एपिथेलियम, समझाया था आपको। सिलिएटेड एपिथेलियम की वजह से ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो कहाँ चला जाएगा, वो यहाँ पे एम्पुला वाले जगह पे, ये जो आपका मोड है ना, इस मोड को कहते हैं हम एम्पुला, ठीक है। एम्पुला में वेट करेगा, अच्छा स्पर्म आएगा, अभी स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा एंड देन वो फर्दर ऑन प्रोसेस करेंगे, बट स्पर्म नहीं आया, ठीक है। स्पर्म नहीं आया तो ये ओवा जो है, ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है, सॉरी, ये आगे गया। तो यहाँ पे ना एक्चुअली ये जो एम्पुला वाले स्टेज में जब ये रुकता है, या बेसिकली इनफंडिबुलम से जब उसको आपका जो ये सेकेंडरी oocyte है, ये तो क्या एक तरीके का एग है, और एग जो है वो नॉन मोटाइल है, ठीक है, खुद से मूव तो कर नहीं पा रहा, तो खुद से मूव नहीं कर पा रहा, तो इनफंडिबुलम से ये सिलिएटेड एपिथेलियम की द्वारा उसको धक्का मारा जा रहा है, कहाँ, एम्पुला की तरफ। और एम्पुला में जब ये वेट करता है ना, उस टाइम पे इसकी मेच्योरिटी धीरे धीरे जो है ये मेच्योर होने लगता है, अपने अराउंड लेयर्स बनाने लगता है, ठीक है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, ठीक है, अंदर ही अंदर लेयर बनाने लगता है, आपका कोरोना रेडिएटा बनाने लगता है, ये सब इसके अंदर बनने लगते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये ओवम का स्ट्रक्चर, एक मेच्योरिटी इसमें आती जा रही है, ठीक। ये सारी चीजें होंगी आपकी। तो फॉलिकुलर जेनेसिस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग oogenesis वाले प्रोसेस पे। अब oogenesis में क्या होता है, एक सेकेंड, यस, oogenesis में क्या, देखिए ये स्टेजेस है, आपको पता है, इस तरीके से हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था, ठीक है। स्टेप्स को पहले समझते हैं। सबसे पहले जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, दिस इज द oogonia। क्या है, oogonia। और oogonia क्या होता है, मदर सेल, ठीक है। ये oogonia क्या है, ये मदर सेल है। oogonia के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा फेज चल रहा है, सबसे पहला फेज आपको क्या दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन फेज,
ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फेज कब होता है? बिफोर बर्थ। क्या लिखा है? बिफोर बर्थ, यानी कि जब ये तो बच्ची है ना, ये फ्यूचर में जाके ये जो है लड़की बनेगी, तो ये जो लड़की जब वोम्ब के अंदर ही है उसी टाइम पे oogenesis का इतना प्रोसेस हो चुका होता है। यानी मल्टीप्लिकेशन फेज वो बेबी के डिलीवरी के बाद के पहले ही हो चुका होता है, यानी बर्थ के टाइम पे वो पेट के अंदर है, उसी टाइम पे फीटल लाइफ में ही इतना मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में एक्चुअली होता क्या, किस तरीके से यहाँ पे सिर्फ नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है। जो प्लॉइडी लेवल है उसका कुछ डिक्रीज और इंक्रीज कुछ नहीं हो रहा, प्लॉइडी लेवल विल रिमेन सेम। तो oogonia का प्लॉइडी लेवल क्या है? आपको पता है, आपकी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं सबका प्लॉइडी लेवल क्या है? डिप्लॉइड है, ठीक है। oogonia से यहाँ पे नंबर लगातार बढ़ता रहेगा लेकिन प्लॉइडी लेवल डिक्रीज नहीं होगा। यानी कि कौन सा डिविजन चल रहा है? यहाँ पे है माइटोसिस डिविजन। और माइटोसिस कैसा डिविजन होता है? दिस इज द इक्वेशनल डिविजन, ठीक है। माइटोसिस के बाद आपको यहाँ पे कई सारे सेल्स बनती चली गई, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके सेल्स बनती चली गई और आपका लास्ट में बना प्राइमरी oocyte। क्या बन गया? ये प्राइमरी oocyte। अब ये जो प्राइमरी oocyte है ना, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड फेज जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, अब इसको आगे अच्छे से डिविजन करना है, ठीक है। आगे इसके बाद अब प्रोसेस जो है एक्चुअली शुरू होता है। तो यहाँ पे इस जो प्राइमरी oocyte है ना, धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होगा, ठीक है। ग्रोथ होगा तभी तो डिवीजन और अच्छे से होगा। तो ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा और उसके साथ साथ यहाँ पे मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीटेड, ठीक, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। तो कंप्लीट नहीं हुआ तो इसका मतलब कहाँ रुक गया? कौन से स्टेज पे रुक गया? इट सस्पेंडेड, ओके, इट गेट्स सस्पेंडेड एट प्रोफेज 1, ठीक है। प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन, कहीं कहीं डायकिनेसिस भी लिखा होता है, तो डिप्लोटीन स्टेज में आप मान लीजिए, डिप्लोटीन स्टेज में ये जाके सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। उतने पे अभी डिवीजन मियोसिस 1 भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अब उसके बाद जो बेबी है उसकी डिलीवरी हो गई, ठीक, यहाँ पे बेबी का डिलीवरी हो गया। डिलीवरी होने के बाद बच्ची का जन्म हुआ, ठीक है। वो चाइल्ड बर्थ उसका स्टार्ट हुआ, अभी भी कुछ चेंजमेंट नहीं है, मियोसिस 1 अभी भी यहाँ पे सस्पेंडेड ही है। जब प्यूबर्टी आएगा, ठीक है, 11 साल 12 साल के अप्रॉक्स जब बच्ची होगी, उस टाइम पे ये मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, ठीक है। तो प्यूबर्टी के बाद ये मियोसिस 1 कंप्लीट होगा और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे एक बनेगा प्राइमरी पोलर बॉडी, या आप कह सकते हो फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, कह सकते हो, यही कह लीजिए यहाँ पे कि फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, ये ज्यादा आसान रहेगा। ये फर्स्ट पोलर बॉडी है और यहाँ जो आपको दूसरा बना है ना, ये क्या है? सेकेंडरी oocyte। एक्चुअली ये भी सेकेंडरी oocyte ही है लेकिन ये इतना छोटा है कि ये धीरे धीरे बाद में ना ये डीजनरेट कर जाएगा, ठीक है। अब ऐसा इतना छोटा क्यों हुआ और ये इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें देखिए, इस फीमेल बॉडी में आपको 1 मंथ में एक ही एग बनाना है, ठीक है। तो 1 मंथ में एक एग बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे हमें 4-5 एग नहीं चाहिए, तो हम एक ही एग में सारा का सारा न्यूट्रिशन दे देते हैं। जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम लोग जो है पोलर बॉडी के थ्रू डिजनरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियस, यहाँ पे बेसिकली जो पोलर बॉडी बना क्यों है? न्यूक्लियर डिविजन को प्रॉपर करने के लिए, ताकि न्यूक्लियस का जो डिविजन है वो प्रॉपर हो। लेकिन साइटोप्लाज्म को कम कर दिया जाता है, साइटोप्लाज्म डिवीजन जो है वो अनइक्वल होता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन यहाँ पे अनइक्वल होगा, इसीलिए तो पहला फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बना। लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन प्रॉपर हो इसलिए बेसिकली डिवीजन हुआ, अदरवाइज हम सिर्फ एक ही सेकेंडरी oocyte बनाते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte देखिए, सेकेंडरी oocyte बन गया लेकिन अभी भी मियोसिस 1 के बाद क्या होना चाहिए? मियोसिस 2, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte में क्या होगा? यहाँ पे होना चाहिए मियोसिस 2, ठीक है। लेकिन मियोसिस 2 भी स्टार्ट होगा लेकिन सस्पेंड हो जाएगा, सस्पेंडेड एट मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 पे जाके फिर से सस्पेंड हो जाएगा,
ठीक है, फिर रुक जाएगा। अब ये जो मैंने अलग से बताया ना, ये भी सेकेंडरी oocyte ही है, ठीक है, ये भी सेकेंडरी oocyte है, लेकिन यहाँ पे आपको देख रहा है कि यहाँ पे स्पर्म आ गया, ठीक है, ये क्या है, ये है स्पर्म, ठीक है, ये स्पर्म है। तो अब ये जो देखिए ये भी सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया लेकिन सस्पेंड हो गया मेटाफेज 2 पे। तो यहाँ पे ये देखिए सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte में क्या हुआ, हमें मियोसिस 2 कंप्लीट करनी है। स्पर्म जो है वो आया, स्पर्म जब आएगा तो उस टाइम पे क्या स्टार्ट होगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा। जैसे स्पर्म ने आया फर्टिलाइज किया वैसे ही ये मियोसिस 2 कंप्लीट होगा और ये इसमें डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और बन जाएगा सेकेंड पोलर बॉडी। एक तो बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी और जो मेन हमारे काम का चीज है दैट इज ओवम या ओवा, ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ओवा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका माइटोसिस पहले होगा, फिर आपका स्टार्ट होगा ग्रोथ फेज में जो आपका प्राइमरी oocyte है उसका, फिर मैचुरेशन फेज में उसका क्या बनेगा, जो तीसरा फेज है दैट इज द मैचुरेशन फेज। उस टाइम पे मियोसिस 1 जो कि रुक जा रहा है, आपके प्यूबर्टी तक वो रुक रहा है, कौन से स्टेज पे, प्रोफेज 1 पे, और प्रोफेज 1 पे आने के बाद सेकेंडरी oocyte बन जाती है। सेकेंडरी oocyte अगेन सस्पेंड हो जाती है, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 स्टार्ट तो हो रही है लेकिन अगेन वो सस्पेंड हो जा रही है मेटाफेज 2 पे। और मेटाफेज 2 कंप्लीट होगा कब, जब स्पर्म आएगा, स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ और ये फिर से डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गया और ओवम बन गया, ठीक है। तो प्लॉइडी लेवल थोड़ा देख लेते हैं कि प्लॉइडी लेवल कैसा है। देखिए यहाँ पे ओगोनिया जो है आपको पता है, यहाँ पे मैंने बताया कि 2n इसका प्लॉइडी लेवल है, ठीक है। अब माइटोसिस हुआ है तो जो प्राइमरी oocyte है उसका भी प्लॉइडी लेवल क्या होगा, 2n ही होगा, ठीक है। अब मियोसिस 1 प्राइमरी oocyte में क्या हुआ, मियोसिस 1 क्या होता है, मियोसिस 1 होता है रिडक्शनल डिवीजन। कैसा है, रिडक्शनल डिवीजन। अभी जो रिडक्शनल डिवीजन है इसकी वजह से जो सेकेंडरी oocyte बना, सेकेंडरी oocyte कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड के बाद मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, जब स्पर्म आएगा तो मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। और मियोसिस 2 क्या होता है, इट इज इक्वल टू इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन ही जैसा होता है, इसमें कुछ भी जो है डिवीजन नहीं है, मतलब कि आपका n/2 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे n का n ही रहेगा क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन इक्वल टू माइटोसिस, और माइटोसिस पे सिर्फ नंबर बढ़ता है, उसका जो प्लॉइडी लेवल है वो डिक्रीज नहीं होता, ठीक है। तो जो आपका सेकेंडरी oocyte के बाद जो ओवम बना वो भी आपका हैप्लॉइड ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने दो चीज देखी, स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा आपने जो स्पर्म बना था वो था हैप्लॉइड, और इधर पे जो आपको ओवम दिख रहा है वो भी, जो आपका ओवा है वो भी है हैप्लॉइड। तो जब स्पर्म इस तरीके से इस ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट। और जाइगोट कैसा हो जाएगा, जाइगोट हो जाएगा 2n, ठीक है। तो यहाँ पे मियोसिस 1 होना क्यों जरूरी है, मियोसिस 1 नहीं होगा तो प्लॉइडी लेवल ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। प्लॉइडी लेवल कैसे गड़बड़ हो जाएगा, मान लीजिए स्पर्म भी आपका 2n होता, ठीक है, ओवम भी आपका 2n होता, तो फादर तो चलिए 2n है, मदर भी 2n, तो बच्चा क्या हो जाता, बच्चा हो जाता टेट्राप्लॉइड 4n, और यहाँ पे प्लॉइडी लेवल गड़बड़ हो जाती, ठीक है। तो प्लॉइडी लेवल को मेंटेन करने के लिए मियोसिस 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मियोसिस 1 हुआ, इसी वजह से पेरेंट का 2n से n बना, दैट इज द हैप्लॉइड सेक्स गैमीट या हैप्लॉइड मेल गैमीट कह सकते हैं, और इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड फीमेल गैमीट। और ये हैप्लॉइड मेल गैमीट और हैप्लॉइड फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन होगा, जिसको हम कहते हैं सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन, उसके बाद बनता है जाइगोट एंड दैट विल बी द डिप्लॉइड 1, ठीक है। आफ्टर oogenesis प्रोसेस हम 2 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी ओवा एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 प्राइमरी oocyte या 1 स्पर्मेटोसाइट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम पहले ओवा को देखते हैं क्योंकि हमने अभी जस्ट कंप्लीट किया है। अब देखिए ओवा में क्या इन्होंने पूछा है, प्राइमरी oocyte से पूछा है ना। तो प्राइमरी oocyte से अब देखिए जो आपका प्राइमरी oocyte है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो आपका प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte से लास्ट में आप जब स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आपको क्या बन रहा है, ओवम। अब हम कह रहे हैं कि भाई हमने यहाँ भी तो डिवीजन करना है, ठीक है, यहाँ पे डिवीजन करना है, तो जब यहाँ से डिवीजन करेंगे तो भी आपका 1 ही बनेगा, ठीक है। ये दूसरा वाला है ना, वहां से भी यहाँ भी आपका 1 ही बनेगा। तो यहाँ पे आपका टोटल कितने बन रहे हैं, प्राइमरी oocyte से आपके कितने ओवा बन रहे हैं, यहाँ पे 1 ही बनेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि प्राइमरी oocyte से
कितने ओवा बन रहे हैं? 1 ओवा बनेंगे। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि विद प्लॉइडी लेवल के साथ बताइए, तो प्लॉइडी लेवल प्राइमरी oocyte का क्या होगा? 2n, क्योंकि प्राइमरी oocyte के बाद बनेगा सेकेंडरी oocyte। कैसे बनेगा? मियोसिस 1 के जरिए। ठीक है, और मियोसिस 1 के टाइम पे हो जाता है हैप्लॉइड, यानी कि जो आपका सेकेंडरी oocyte होगा वो होगा हैप्लॉइड, और सेकेंडरी oocyte से बनता है हमारा ओवा, और ओवा भी हो जाएगा हमारा हैप्लॉइड। तो प्राइमरी oocyte कितना है? प्राइमरी oocyte हमारा डिप्लॉइड, और आपका जो ओवा है वो होगा हैप्लॉइड। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देखिए स्ट्रक्चर, ये देखिए ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आप देख रहे हो यहाँ पे है 2n, प्लॉइडी लेवल तो आपको समझ में आ गया, 2n से n हो गया। स्पर्मेटोसाइट में इसने जो है, इसने देखा इसका जब डिवीजन हुआ, ठीक है, बेसिकली इसका डिवीजन हुआ, तो यहाँ पे इसके डिवीजन के बाद आपका बना 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए ये भी तो डिवीजन करेगा, ठीक है, इसने बनाया, और इनका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, ये भी स्पर्म बनाएगा, ये भी स्पर्म बनाएगा। तो टोटल प्राइमरी oocyte से आपके कितने स्पर्म बने? प्राइमरी oocyte से, एक प्राइमरी oocyte से आपके कितने स्पर्म बने? टोटल 4 स्पर्म्स बने। कितने स्पर्म्स बने? 4 स्पर्म्स। प्राइमरी oocyte से आपके कितने बने? 4 स्पर्म्स बने। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जो आपका प्लॉइडी लेवल है दैट इज 2n, और 4 स्पर्म्स जो है उनका प्लॉइडी लेवल क्या है? ईच स्पर्म का प्लॉइडी लेवल है n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी ओवा एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 सेकेंडरी oocyte। अब हम सेकेंडरी oocyte से देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकेंडरी oocyte, ये आपका सेकेंडरी oocyte है। तो सेकेंडरी oocyte से जब आपने देखा तो यहाँ पे आपको टोटल कितना ओवम मिला? 1। यहाँ पे तो डिवीजन हो ही रहा है, तो एक प्राइमरी oocyte से आपको कितने ओवम मिले? 1, और एक सेकेंडरी oocyte से आपको कितने ओवम मिले? 1, क्योंकि यहाँ पे तो पोलर बॉडी बन जा रही है ना दूसरी, इसको आप काउंट नहीं करोगे तो बाद में जाकर डीजनरेट कर जाएगा। ये वाला पोलर बॉडी भी और ये वाला पोलर बॉडी भी बाद में जाकर डीजनरेट कर रहा है, तो आपका क्या बन जा रहा है? ओवा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने आपके ओवा बनेंगे? तो आप लिख सकते हो कि सेकेंडरी oocyte से आपके कितना ओवा बन रहे हैं? 1 ओवा। ठीक है, सेकेंडरी oocyte का प्लॉइडी लेवल क्या है? n, तो ओवा का जो प्लॉइडी लेवल है वो भी n। ठीक है, इस टाइम पे कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस 2 डिवीजन होता है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों ही होता है। बेसिकली मियोसिस 1 में बनता है सेकेंडरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte से मियोसिस 2 कंप्लीट होता है तो बनता है ओवा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो ये आपके कुछ हैं। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि जो आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसका प्लॉइडी लेवल देखिए, और उसमें बनते हैं, उसमें कैसे बनते हैं? तो जो ये है आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपके कितने स्पर्म्स बन रहे हैं? टोटल 2। ठीक है, कितने स्पर्म्स है? यहाँ पे आपके बन जाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, सॉरी, कितने बनेंगे टोटल? अब यहाँ भी आपका मियोसिस 2 होगा, और यहाँ पे आपके बन जाएंगे 2 स्पर्म्स। स्पर्मेटोसाइट से आपके बनेंगे 2 स्पर्म्स, और ये जो दोनों स्पर्म्स होंगे वो भी होंगे n, स्पर्मेटोसाइट भी होगा n, और यहाँ पे हो रहा है मियोसिस 2। ठीक है, ये आपका डिवीजन हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रिग्रेशन ऑफ oocyte। बैटरी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रिग्रेशन ऑफ oocyte और फॉलिकल। ठीक है, ये एक और चीज है, आपको पता है कि बेबी के बर्थ के पहले ही जो है बहुत सारे oocytes बन जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब बेबी का बर्थ भी नहीं हुआ होता है ना, उस टाइम बहुत सारे oocytes बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 lakhs। ठीक है, 6 to 7 lakhs जो है आपके ओवरीज जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन आफ्टर बर्थ के बाद क्या होगा? आफ्टर बर्थ लगभग इसमें से 6 to 7 lakhs के बाद जो है लगभग जो है 1.5 लाख, यानी कि बर्थ के बाद कितने? 1.5 lakhs सिर्फ बचते हैं, यानी कि बाकी सब डिजनरेट हो जाता है। ठीक है,
जब 1.5 अभी लाख अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन जब प्यूबर्टी स्टेज आता है ना, ये बर्थ के बाद का है, ठीक है। अब जब प्यूबर्टी स्टेज आया तो प्यूबर्टी स्टेज पे देखिए क्या हुआ, प्यूबर्टी स्टेज पे लगभग सिर्फ 60,000 से 80,000 आपके ओवा बने, ठीक है, आपके जो ये oocytes है वो बने, ठीक। लेकिन इसके बाद भी धीरे धीरे और ज्यादा जब मेच्योरिटी आने लगती है तो धीरे धीरे इसमें से 400 से 500 ही अप्रॉक्स जो है 400 से 500 ही आपके मेच्योर हो पाते हैं, बाकी सब डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सारी चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ पे समझिएगा। देखिए एक स्टेज होता है मिनार्की, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिनार्की जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो मिनार्की होता है जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ठीक है, फर्स्ट MC, दैट इज मिनार्की, ठीक है। और ये आपका अप्रॉक्स, ये प्यूबर्टी जब आपका स्टार्ट होता है तब आता है फर्स्ट MC। तो अप्रॉक्स आप एक साल अब देख सकते हैं 11 ईयर्स के अप्रॉक्स मान लीजिए कि मिनार्की किसी बच्चे का है, ठीक है। उसके बाद एक होता है स्टेज मीनोपॉज। मीनोपॉज स्टेज वो होता है जिस टाइम पे लास्ट MC आता है। ये अप्रॉक्स किसी लेडी में 45, किसी लेडी में 55 के करीब किस साल की जब हो जाती हैं तब उनको लास्ट MC खत्म हो जाता है, यानी कि ये लास्ट है, ठीक है। यानी कि आपको ये बात समझ में आ गई कि मिनार्की किस से लेके मीनोपॉज तक का जो स्टेज होता है वो फीमेल का सिर्फ इतना ही स्टेज उसका जो है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है, ठीक है। कैसा स्टेज है? रिप्रोडक्टिव स्टेज। सिर्फ इतने ही टाइम पीरियड के लिए वो oocyte यानी कि ओवा का मैचुरेशन या ओवा बनता है उसमें, ठीक है। यानी कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है सिर्फ इतने ही टाइम, ठीक, इतने ही टाइम बेबी की डिलीवरी हो सकती है। अब देखिए क्या हुआ कि इसके अप्रॉक्स अगर वो 45 से अगर हम मान के चल रहे हैं कि 50 मान लीजिए 50, ठीक है, मान लीजिए 50 साल की उम्र में इसका मीनोपॉज आ गया, ठीक है। 11 साल के उम्र में ये है तो अप्रॉक्स मान लीजिए 39 ईयर्स की, अब हम इसको अप्रॉक्स मान लेते हैं 40, ठीक है, बेटर कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। मान लीजिए 40 ईयर्स का उनका रिप्रोडक्टिव स्टेज रहा है, ठीक है। तो 40 ईयर्स का अगर उनका रिप्रोडक्टिव स्टेज रहा है तो कितने oocytes बनेंगे 40 में, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो इसको 12 से, 12 मंथ्स होते हैं एक साल में, ठीक है। 40 × 12 ये हो जाएगा 480 oocyte, ठीक है। 480 oocytes उसके टोटल मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए उसने एक टाइम उसकी प्रेगनेंसी हुई, ठीक है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, तो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी इसी के बीच में, यानी कि ये जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है इसी के ड्यूरेशन में ही तो होगा। तो फर्स्ट टाइम जब प्रेगनेंसी होगा उसका तो ये जो 480 है, 480 आपको टोटल oocyte बन रहा है, ठीक है। तो 480 में आप माइनस कर दोगे कितना, 9, ठीक है। तो 9 तो माइनस किया आपने इसलिए क्योंकि 9 मंथ्स का आपका प्रेगनेंसी पीरियड होता है, ठीक है। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी आपको पता है लैक्टेशन एमनेरिया होता है, ठीक है, वो लगभग 6 मंथ्स का होता है, ठीक है। उस टाइम पे भी जो वुमेन होती है उसमें ओवा जो है वो मेच्योर या ओवा जो है वो नहीं बनता, ठीक है, वो नहीं बन रहा है, यानी कि आप 9 + 6 करोगे, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर आएगा उतने oocytes बन रहे हैं, और जितने भी टाइम प्रेगनेंसी होगा उतने टाइम आप इसको 9 + 6 को भी प्लस करके आप उसमें माइनस करते रहोगे तो उतना oocyte बनता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है ये आपको इस तरीके से रिग्रेशन हो रहा है। देखिए 6 to 7 lakhs थे कहाँ और कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, लगभग सिर्फ 400 मैच्योर हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे 480 लिखा है तो आप अप्रोक्सीमेट मान लो 400 से 500, कितना, 400 से 500 आपके मेच्योर हो रहे हैं। तो ये जो आपको रिग्रेशन दिख रहा है इसको हम एक टर्म बोलते हैं, दैट इज रिग्रेशन ऑफ oocyte तो लिखा है, इसको एक टर्म बोलते हैं दैट इज फॉलिक्यूल्स खत्म हो रहे हैं ना, तो फॉलिक्यूलर एट्रेजिया, ठीक है, फॉलिकुलर एट्रेजिया ये टर्म है। तो फॉलिकुलर एट्रेजिया का मतलब क्या होता है, रिग्रेशन ऑफ oocyte, ठीक है। जैसे जैसे बेबी का जो है वो बर्थ के बाद जो है प्यूबर्टी स्टेज के बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएगी वो वैसे वैसे फॉलिकुलर एट्रेजिया होता है, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो ओवम का स्ट्रक्चर क्या है, आपको भी जस्ट पता है फॉलिकुलर जेनेसिस के दौरान कि जो ओवा है सेकेंडरी oocyte जो है वो मैच्योर होता है, ठीक है। कहाँ मैच्योर होगा, वो लगभग आपके जो आपके ट्यूब्स हैं फैलोपियन ट्यूब उसमें जाके वो मैच्योर होगा। तो मैच्योर होके कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है।
सेकेंडरी oocyte के दौरान तो वो रिलीज हो गया, दैट इज टर्म्ड एज ओव्यूलेशन, ठीक है। तो जिस टाइम पे वो इस तरीके से बन जाएगा उसको हम कहते हैं, देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है दिस वन, आपको तो पता है ये क्या है, ये है सेकेंडरी oocyte। क्या है सेकेंडरी oocyte? अब सेकेंडरी oocyte क्यों बोला, इसको ओवम क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहाँ पे भी स्पर्म नहीं आया। स्पर्म आया होता तो आपको ये जोना पेलिसिडा और ये जो भी लेयर दिख रही है वो नहीं दिख रही होती है ना, ये जाइगोट में बन गया होता। तो अभी इसको सेकेंडरी oocyte कह रहे हैं। अब देखो सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या क्या दिख रहा है। पहली चीज तो आपको ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस। आपको पता है कि जो आपका स्पर्म है, ठीक है, उसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म है हल्का हल्का, तो वो सब तो आता है, तो न्यूक्लियस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं आपको, क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया देखिए कितना है, अप्रोक्सीमेटली 25 to 50, मतलब 25 आप मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली 25 माइटोकॉन्ड्रिया या 25 से आप कह सकते हैं इसको 100, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतने माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया देखिए किसमें प्रेजेंट है, ओवम के अंदर, एग के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेबी को कहाँ से मिलता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, यानी कि बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा मैटरनल ही होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये मैटरनल इनहेरिटेंस है, ठीक है, सिर्फ मदर से मिलता है। हमारे शरीर में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो आए हैं वो हमें हमारी मॉम से ही मिले हैं, ठीक है। तो आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के द्वारा ही बनाया गया अपने ऊपर एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं जोना पेलिसिडा, ठीक है, जोना पेलिसिडा। आपको पता है जोना पेलिसिडा कब बन रहा है, ये बन रहा है ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte को बाहर निकालना है तो अपने ऊपर एक कवरिंग चाहिए होगा ना उसको, तो वो कवरिंग ही जोना पेलिसिडा है, ठीक है। जोना पेलिसिडा के बाहर जो है एक और जो ग्रेनुलोसा सेल्स की ही होती है, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है जिसको हम कहते हैं कोरोना रेडियाटा। क्या कहते हैं, कोरोना रेडियाटा, दिस इज द ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो जोना पेलिसिडा है ना, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है ये प्रोटीन्स, ठीक है, इनका बना हुआ होता है। अब इसके अंदर आपको जो मैंने नहीं बनाया वो मैं बना दे रही हूं, इसके अंदर आपको इस तरीके से छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिखेंगे चारों तरफ। ये जो आपको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं इनका नाम है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। क्या नाम है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपका ओवम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है, समझ लेते हैं हार्मोनल कंट्रोल। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी समझा था हार्मोनल कंट्रोल, और इसमें भी समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमस क्या है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। आपको भी लास्ट क्लास में भी समझा था आपने, हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज करता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, और गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू वो किसको एक्टिवेट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी को। और एंटीरियर पिट्यूटरी से तो बहुत सारे हार्मोन्स जो है, बहुत सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। उन बहुत सारे हार्मोन्स में दो हार्मोन है जिनका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जैसे नाम बता रहे हैं ना फॉलिकल, ठीक है, तो ये ग्रोइंग फॉलिकल्स को बनाएगा और उसके साथ साथ ये ओवुलेशन भी कराएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना, L फॉर ल्यूटिनाइजिंग, L फॉर ल्यूटियम, तो ये जो LH है वो भी ओव्यूलेशन के लिए LH भी रिस्पॉन्सिबल है। आप जब इसका ग्राफ देखोगे, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ेंगे उस टाइम पे इसका ग्राफ भी देखेंगे, तो ग्राफ देखेंगे तब देखोगे फॉलिकल्स जब ओव्यूलेशन हो रहा है उस टाइम पे FSH का भी लेवल बढ़ता है और उस टाइम पे LH का भी लेवल बढ़ता है। 2 सेकेंड। देखिए जिस टाइम पे FSH, जिस टाइम पे एंटीरियर पिट्यूटरी, जिस टाइम पे ओव्यूलेशन हो रहा होता है उस टाइम पे FSH का भी लेवल बढ़ेगा। आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे, थोड़ा सा ग्राफ का स्ट्रक्चर देखोगे, तो इस टाइम पे मान लीजिए कि जिस टाइम पे ओव्यूलेशन हो रहा है, बेसिकली हम ओव्यूलेशन यानी कि 14th डे की बात कर रहे हैं, तो ओव्यूलेशन में FSH का लेवल अगर आपका बढ़ रहा है तो इस तरीके से LH का भी लेवल बढ़ेगा, दोनों का लेवल बढ़ेगा, ठीक है।
और LH जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने में। ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूटियम जब पढ़ा रहे थे तब भी समझाए थे कॉर्पस ल्यूटियम जो है आपका बेसिकली जो फॉलिकल्स हैं वो एस्ट्रोजन बनाएंगे और कॉर्पस ल्यूटियम भी जो है वो आपका एस्ट्रोजन बनाएगा। ओव्यूलेशन के टाइम, ओव्यूलेशन जब होगा ना उस टाइम भी ये एस्ट्रोजन इन सब चीज को बनाएगा। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली सारे ही हार्मोन्स बनाएंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और इनिबिन। प्रोजेस्टेरॉन तब रिलीज करेगा जब प्रेगनेंसी का स्टार्ट होना है, अगर उसको लग रहा है कि हाँ स्टार्ट होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, स्टार्ट होना है तो। रिलैक्सिन तब रिलीज करेगा जब प्रेगनेंसी खत्म होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ वो इनहिबिन भी रिलीज करेगा। ओव्यूलेशन जो है और कॉर्पस ल्यूटियम दोनों ही इनहिबिन भी रिलीज करेंगे। अब ये सारी चीजें बन रही है लेकिन बॉडी में बनती चली जाएंगी तो भी दिक्कत है। कोई भी चीज लगातार बहुत ज्यादा ग्रोथ होते रही ना तो उसको हम कहते हैं ट्यूमर या कैंसरस ग्रोथ। ठीक है, तो उनको रोकना भी जरूरी है, तो इनहिबिन भी रिलीज करते हैं और इनहिबिन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस दोनों के ही नेगेटिव फीडबैक देता है कि भाई बस करो, अब और नहीं चाहिए। ठीक है, हमें और ओव्यूलेशन नहीं कराना, हमें और एस्ट्रोजन नहीं बनाने, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनाने। अभी हो सकता है स्पर्म ही नहीं आए, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, तो प्रोजेस्टेरॉन हम क्यों बना के क्या करेंगे हम, तो इसलिए नेगेटिव फीडबैक देता है ताकि वो उसको रोक दे। ठीक है, सो विद दिस हमारा ओजेनेसिस प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।